दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत इस वीडियो में हम मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 29-30 और अनुच्छेद 32 के बारे में जानेंगे। और ये जो हम अनुच्छेद 29-30 और अनुच्छेद 32 पढ़ेंगे, ये मूल अधिकारों के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो हैं मूल अधिकारों के अंतर्गत, उसमें अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 आते हैं। सामान्य रूप से अगर जो हम अनुच्छेद 29 के बारे में जानेंगे तो इसमें क्या प्रावधान है, यहाँ पर आप देखिए आर्टिकल 29। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित करने के अधिकार के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 29 अगर जो देखा जाए मोटे तौर पर, तो ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। और इसको जब आप विस्तार से पढ़ेंगे तो इसमें ये है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को जो है सुरक्षित रख सकता है। ये व्यवस्था की गई है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, ये कहा गया है अनुच्छेद 29 में। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले शैक्षणिक संस्थान या राज्य से सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में प्रावधान है। और इसमें किसी भी धार्मिक समुदाय के जो है या किसी भी समुदाय के धार्मिक हितों के संरक्षण या सुरक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और व्यक्ति के या नागरिक के व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी के प्रावधान चाहे वह जिस भी समुदाय के हों, इस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। यानी व्यक्ति के जो व्यक्तिगत अधिकार की गारंटी जो है अनुच्छेद 29 के अंतर्गत दिया गया है। और ये धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। ये अनुच्छेद धार्मिक प्लस भाषाई अल्पसंख्यकों को जो है ये सुरक्षा प्रदान करता है। तो आप देख सकते हैं ये अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप देख सकते हैं कि वर्तमान में 6 समुदाय, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन, यहाँ पर 6 समुदाय हैं। अगर जो आप जानना चाहेंगे तो 6 समुदाय को जो है अल्पसंख्यक समुदाय विकास के समुचित अवसर प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम आरंभ किया गया था। तो इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं अल्पसंख्यक समुदाय में? मुस्लिम, पारसी, ईसाई, इसके अलावा बौद्ध, सिख, जैन, और जैन। इन धार्मिक समुदायों को, 6 धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक और महत्वपूर्ण बात ये कि भले हम यहाँ पर अल्पसंख्यक वर्गों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि हमारे संविधान में अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया गया है। अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी जो होते हैं, इसको परिभाषित नहीं किया गया है।
तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। ये तो था आर्टिकल 29 या अनुच्छेद 29। अब आइए अनुच्छेद 30 के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 30 ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 30 जो है शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार से संबंधित है। शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार से संबंधित है। ये आप जान लीजिए अनुच्छेद 30। तो अनुच्छेद 30 सामान्य तौर पर शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार से संबंधित है। और इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग यानी किसी भी माइनॉरिटी समुदाय को कहा गया है, वो अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक जो है संस्थान चला सकता है। सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। ये आर्टिकल 30 में व्यवस्था है। तो और इन अल्पसंख्यक वर्गों में क्या है, तो इन अल्पसंख्यक वर्गों में 2 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों को इसमें शामिल किया गया है। तो सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने और उनको प्रशासन या प्रशासित करने का अधिकार है। किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए विधि द्वारा नियत या उसके अधीन निर्धारित धनराशि इतनी हो कि उस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत न हो जाएं। और ये व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 44 में की गई है। और अनुच्छेद 30 जिस हम अनुच्छेद के बारे में बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जो है सुरक्षा की गारंटी, अगर जो देखा जाए तो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत सुरक्षा की गारंटी जो है केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित है। केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित है। ये आप देख लीजिएगा। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जो सुरक्षा की गारंटी है, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार, तो ये जो है केवल अल्पसंख्यकों तक सीमित है। और सबसे बड़ी बात, किस अल्पसंख्यक, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों तक सीमित है। और अनुच्छेद 30 के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का विस्तार नागरिकों के किसी अन्य अनुभाग के लिए नहीं है और ये अनुच्छेद 29 की तरह भी नहीं है। तो अनुच्छेद 30 के बारे में ये थी जानकारी। अब आइए जानते हैं, मैं स्टार लगा रहा हूँ, अनुच्छेद 31 के बारे में। बहुत ही संक्षेप में हम जानेंगे अनुच्छेद 31 के बारे में भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 जो मूल रूप से ये संपत्ति के अधिकार के रूप में था, राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार या मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार शामिल था। इसको क्या किया गया, आप देख लीजिए 44वें संशोधन के द्वारा, 44वें संशोधन 1978 के द्वारा इसको संविधान के या भाग 3 से हटा दिया गया। और अब ये अनुच्छेद आर्टिकल वर्तमान में आर्टिकल 300A या 300 क के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है। अब एक ही महत्वपूर्ण तथ्य इसी को बताने के लिए मैंने अनुच्छेद 31 यहाँ पर लिखा
कि पहले संपत्ति का अधिकार जो है वो मूल अधिकार की तरह शामिल था, लेकिन 44वें संशोधन द्वारा इसको मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर आर्टिकल 300 क के तहत विधिक अधिकार के रूप में जो है स्थापित कर दिया गया है। अनुच्छेद 31 मूल रूप से संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, जिसमें ये सुनिश्चित किया गया था कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से केवल वैध प्रक्रिया और उचित मुआवजे के बाद ही वंचित किया जा सकता है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया और संपत्ति के अधिकार को आप जान लीजिए कि मौलिक अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया। तो बस इतना ही बताने के लिए मैंने यहाँ पर आर्टिकल 31 लिखा है। और अब महत्वपूर्ण अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये है अनुच्छेद 32 और मूल अधिकार या संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार। तो अनुच्छेद 32 आप जानते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इस अधिकार को यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। ऐसे तो अगर जो सामान्य रूप से आए कि संविधान की आत्मा क्या है, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिकों के मूल अधिकारों की प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान किया गया है। ये अधिकार किस लिए है? तो ये मूल अधिकारों के प्रवर्तन यानी उनको लागू करने के लिए ये अधिकार प्रदान किया गया है, और ये अधिकार ये संविधान के आधारभूत ढांचे का हिस्सा है। संविधान के आधारभूत ढांचा या आधारभूत संरचना का भाग है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए कई समुचित कार्रवाइयों के द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार दिया गया है। और इस संदर्भ में आप सभी जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के समादेश यानी रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। 5 तरह के जो है समादेश हैं, 5 प्रकार के। मैं इनके बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको जान लेना चाहिए कि ये जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट जारी करने की शक्ति है। उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा शामिल हैं। और इनके बारे में मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है, तो उसको हम डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। कुछ और तथ्यों को जान लेते हैं। तो उच्चतम न्यायालय, इस अनुच्छेद से ये पता चलता है कि उच्चतम न्यायालय जो है ये हमारे मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है उच्चतम न्यायालय। और एक और महत्वपूर्ण बात ये कि अनुच्छेद 32 के प्रावधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का उल्लंघन होने को या लागू करवाने के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय जाया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके मूल अधिकार का जो है उल्लंघन हो रहा है, तो वो सीधे उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकता है। और उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति है। संसद किसी भी अन्य न्यायालय को आदेश, निर्देश या रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है और संविधान में वर्णित प्रावधान के अतिरिक्त ये अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो रिटों के संबंध में जो रिट जारी करने की शक्ति दी गई है, उसके बारे में थोड़ा सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़ा सा
टेक्निकल टाइप के। तो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जान लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत जो अनुच्छेद 32 है, आर्टिकल 32, इसके अंतर्गत मूल अधिकारों के लिए रिट जारी करना सर्वोच्च न्यायालय का प्राथमिक अधिकार है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो रिट जारी की जाती है वो क्या है? वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। ये याद रखिएगा, प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत ये आता है। इसके अलावा वादी उच्च न्यायालय में भी जा सकता है और इसके तहत केवल मौलिक अधिकारों को ही लागू किया जा सकता है। केवल मौलिक अधिकारों को ही लागू किया जा सकता है। और इस संबंध में जो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है वो हाई कोर्ट से विस्तृत क्षेत्राधिकार है अधिक। और सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करने से मना नहीं कर सकता है। और इस प्रकार से अगर जो देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रक्षक और प्रत्याभूतिकर्ता, यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है वो मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए दो प्रकार से कार्य करता है। एक तो डिफेंडर और दूसरा गारंटर। देखिए, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए वो डिफेंडर और गारंटर, प्रत्याभूतिकर्ता, दोनों के रूप में कार्य करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में जो अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रदान है, वही उच्च न्यायालय में वही जो इसका अधिकारता है वो है आर्टिकल 226। तो अनुच्छेद 226 मूल अधिकारों और अन्य विषयों पर रिट जारी करने का उच्च न्यायालय का अनन्य प्लस प्रारंभिक क्षेत्राधिकार दोनों है। वहाँ पे केवल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार था सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। यहाँ पे हाईकोर्ट के तहत अनुच्छेद 226 मूल अधिकार और अन्य विषयों पर रिट जारी करने के संबंध में जो है ये उच्च न्यायालय का अनन्य और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। और इसके साथ ही कानूनी और संवैधानिक अधिकार तथा परंपरागत अधिकार इसमें शामिल है। ठीक है। इसके अलावा जो रिट अधिकारिता है वो विस्तृत रिट अधिकारिता है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट्स की अधिकारिता, और इसका क्षेत्राधिकार जो है राज्य की सीमा तक ही विस्तृत है। सुप्रीम कोर्ट भाई पूरे देश का जो है वो अधिकारिता उसके अंतर्गत आती है, लेकिन हाई कोर्ट राज्य की सीमा तक ही विस्तृत है, ये जान लीजिए। और यह रिट जारी करने से मना कर सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने से मना नहीं कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट रिट जारी करने से मना भी कर सकता है। ये आप याद कर लीजिए। तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं। ये रिटें हैबियस कार्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियरी और को वारंटो है। तो हमने इन रिटों के बारे में विस्तार से पहले ही चर्चा किया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है कि सशरीर हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। परमादेश का अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध रोकना या मना करना। उत्प्रेषण का अर्थ प्रमाणित होना या सूचना देना है। और अधिकार परीक्षा ये पूछता है कि किस अधिकार से व्यक्ति सार्वजनिक कार्यालय में अपने दावे की जांच करता है, या किस अधिकार से व्यक्ति कार्यालय के अवैध या अनधिकार जो है कार्यालय का अवैध अनधिकार ग्रहण करने से ये अधिकार परीक्षा रोकता है। तो ये था आज का वीडियो। मौलिक अधिकारों में हमने संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों के अधिकार और कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में जाना। साथ ही हमने अनुच्छेद 31 जो मूल अधिकारों में संपत्ति के मौलिक अधिकार के रूप में शामिल था उसके बारे में भी जाना
की संपत्ति के मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।